नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आज 8 फरवरी 2022 है। हमारे टेबल के ऊपर है 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। व्हेन द म्यूजिक स्टॉप्स, यूके का जो पार्टी गेट स्कैंडल है उसमें क्या क्या हुआ था, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर हमारे देश की वैक्सीन स्ट्रेटेजी के साथ जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर हमारे देश की जो फार्मा इंडस्ट्री है उसके साथ जुड़ी हुई PLI स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को डिस्कस करेंगे। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है केन बेतवा प्रोजेक्ट। आई एम श्योर अगर आपने पास्ट पेपर्स देखे हैं तो यूपीएससी में भी केन बेतवा प्रोजेक्ट के ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा दूसरे अलग अलग राज्यों की जो स्टेट पीएससी की परीक्षा होती है इसमें भी केन बेतवा को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं। मेंस एग्जामिनेशन में भी प्रश्न पूछे गए हैं, इंटरव्यू में भी केन बेतवा या फिर इंटरलिंकिंग रिवर के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। दोस्तों, आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। दिस आर माय 3 सोशल मीडिया अकाउंट्स, इंस्टाग्राम, एफबी एंड ट्विटर। अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं, ग्रीटिंग्स शेयर करना चाहते हैं, देन यू कैन सेंड मी योर मैसेजेस ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स। अगर आप अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव तरीके से करते हैं तो बाकी का आपका दिन जो होता है ना वो भी पॉजिटिव बन जाता है। पॉजिटिव कोट्स, मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए चेक आउट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड एनी वन ऑफ दिस ऐप और फिर क्यूरियसली फॉरएवर या फिर प्रशांत मावानी सर्च कीजिए, आपको ये पॉडकास्ट मिल जाएंगे। हमारी 2 चैनल्स हैं, एक है क्यूरियसली एजुकेशन, एक है क्यूरियसली फॉरएवर। इनफैक्ट क्यूरियसली फॉरएवर में कल रात हमने हरियाणा जॉब रिजर्वेशन के साथ जुड़ा हुआ जो टॉपिक है उसका एक वीडियो अपलोड किया है, इसको जरूर देखिएगा, आपको बहुत काम आएगा। आज का लेक्चर पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड रिमेंबर, आप ही इस सीरीज के, इस वीडियो के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं व्हेन द म्यूजिक स्टॉप्स। द हिंदू का ये आर्टिकल है, इट्स अबाउट पार्टी गेट स्कैंडल इन द यूके। अब ये पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? यूके में 2020 में एक ऐसा नियम था, लॉकडाउन के टाइम पर सरकार ने ऐसा एक रूल बनाया था कि 2 से ज्यादा लोग जो हैं वो इंडोर एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते। अगर आपका घर है और परिवार में 2 से ज्यादा लोग हैं तो यू कैन लिव विथ योर फैमिली, लेकिन पब है, कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा कम्युनिटी हॉल है तो वहां पर 2 से ज्यादा लोग जो हैं वो इकट्ठा नहीं हो सकते। ऐसा नियम यूके की सरकार ने बनाया था। अब खबर ये आ रही है कि नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट, यानी कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका ये घर रहता है। यूके के जितने भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इस घर में रहते हैं। इसका नाम है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। तो यहाँ पर कुछ ऐसी पार्टीज हुई और जब खबरें बाहर आई तो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के 5 सहायकों ने रेजिग्नेशन दे दिया है। वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जॉनसन मस्ट गो। कि जब लोग मर रहे थे उस टाइम पर बोरिस जॉनसन, उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पार्टी कर रहे थे। सू ग्रे, सेकंड परमानेंट सेक्रेटरी, ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है और ये बताया है कि 16 इवेंट्स टुक प्लेस बिटवीन मई 2020 एंड अप्रैल 2021, इंक्लूडिंग अ ड्रिंक्स इवेंट इन द डाउनिंग स्ट्रीट गार्डन अटेंडेड बाय मिस्टर जॉनसन ऑन 20th May 2020 and a birthday celebration for Mr. Johnson in the cabinet room on 19th June 2020। सू ग्रे का रिपोर्ट कहता है कि 16 टोटल इवेंट्स हुए मई 2020 से अप्रैल 2021 के बीच में और इसमें 2 इवेंट्स ऐसे थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व थे। तो ये चीज जो है इसने एक बहुत ही नेगेटिव इमेज क्रिएट की है बोरिस जॉनसन और उनकी पार्टी की। और अब बहुत सारे जो एमपीज हैं जो मिस्टर बोरिस जॉनसन को सपोर्ट करते हैं, ऐसे एमपीज का भी कहना है कि ये चीज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है, जो नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जो ऐसी पार्टीज हुई हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे इवेंट्स की वजह से एक तो लोगों की हेल्थ जो है उसको खतरे में डाला है, नंबर 1। दूसरी चीज, जो एक सरकार की छवि है उसको डैमेज हुआ है। नंबर 3 के पेंडेमिक कंप्लायंट जो एक बिजनेस कंडक्ट करने की जो प्राइम मिनिस्टर या फिर गवर्नमेंट को जिस प्रकार से ऑपरेट करना चाहिए, तो उसके अल्टरनेटिव मींस को ढूंढने की जरूरत थी। जैसे कि आप ऑनलाइन मीटिंग कर लेते, ये सारी चीजें, तो आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसी पब्लिक गैदरिंग की, आपने ऐसी पार्टीज की। तो बहुत सारे एमपीज जो हैं, बोरिस जॉनसन की पार्टी के एमपीज जो प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे एमपीज भी अब अपना कॉन्फिडेंस बोरिस जॉनसन के ऊपर एज अ लीडर ऑफ द गवर्नमेंट, अब उनका जो एक आप कह सकते हैं कि उनका जो एक सपोर्ट है वो थोड़ा वीक हुआ है। लेकिन ये दुखद बात भी है, ऐसी गलतियां भी नहीं होनी चाहिए। दुखद बात इसलिए है क्योंकि बोरिस जॉनसन की अध्यक्षता में या फिर उनकी गवर्नमेंट ने यूके को ग्लोबल वैक्सीनेशन का जो टेबल है, में सबसे ज्यादा लोगों को अगर किसी देश ने वैक्सीनेट किया है, तो ऐसे देशों का लिस्ट अगर आप देखें तो टॉप 10 में यूके भी आता है। तो नो डाउट बोरिस जॉनसन की सरकार जो है उन्होंने
काफी अच्छी तरीके से ये वैक्सीनेशन का कैंपेन चला है, लेकिन इस पार्टी की वजह या फिर पार्टीज की वजह से उनकी छवि जो है वो खराब हुई है। आज का हमारा सेकंड टॉपिक है ए डोज ऑफ साइंस इन द वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी। ये भी द हिंदू का एक आर्टिकल है। आज से लगभग 6 हफ्ते पहले हमारे देश में जो थर्ड डोज है या फिर जो प्रिकॉशन शॉट या फिर बूस्टर शॉट जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये जो 60+ लोग हैं उनके लिए है। जब से इसकी शुरुआत हुई है तब से 4 बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। नंबर 1, 2 कोविड की वैक्सीन को कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन मिला है। ये मार्केट ऑथराइजेशन क्या होता है उसको समझेंगे, और कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन क्या है इसको भी समझेंगे। नंबर 2, जो नेजल कोविड-19 वैक्सीनेशन है, यानी कि नाक से जो वैक्सीनेशन दी जाती है, एक प्रकार का स्प्रे, तो उसके 3rd क्लिनिकल ट्रायल को भी परमिशन दे दी है और इसके 3rd क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत भी हो चुकी है। नंबर 3, ओमिक्रॉन जो है वो हमारे देश के ज्यादातर इलाकों में फैल चुका है। और नंबर 4, यूनियन बजट 2022-23 में कोविड वैक्सीन के लिए सरकार ने 5000 करोड़ रुपीस जो है वो एलोकेट किए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो 4 बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं इनकी इंपैक्ट कोविड वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज स्ट्रेटेजी के ऊपर क्या होगी। नंबर 2, कि क्या सभी हेल्थी एडल्ट्स को बूस्टर शॉट की आवश्यकता है, और अगर है तो कब तक उनको हमें ये देने चाहिए। और नंबर 3 प्रश्न ये उठ सकता है कि जो 5000 करोड़ रुपए रखे हैं कोविड वैक्सीनेशन के लिए, क्या ये पर्याप्त हैं। जो हमने 4 डेवलपमेंट्स देखे उसमें से सबसे पहला जो डेवलपमेंट है मार्केट ऑथराइजेशन, उसको समझते हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मार्केट ऑथराइजेशन दिया गया है। और इस खबर ने काफी इंटरेस्ट भी जनरेट किया, क्योंकि मार्केट ऑथराइजेशन का मतलब यही होता है कि अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है वो सभी मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल होगी। आप जब चाहे तब मेडिकल स्टोर में जाइए, आप वहां से वो कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन को खरीद लीजिए, और आपको जो बूस्टर डोज चाहिए, फर्स्ट डोज या सेकंड डोज या बूस्टर डोज जो है वो आप जब चाहे तब ले सकते हैं। तो इसका मतलब होता है मार्केट ऑथराइजेशन। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि यहां पर एक शब्द ऐड किया गया है, कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन। इसका मतलब यह है कि जनरल पब्लिक जो है वो ऐसे जाकर मेडिकल स्टोर में से चीजों को खरीद नहीं पाएगी, ऐसी वैक्सीन को, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को खरीद नहीं पाएगी। यहां पर जो मेन बदलाव हुआ है वो ये बदलाव वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के लिए ही है। तो मैन्युफैक्चरर्स जो है वो अपना डेटा कुछ समय पर देते रहते हैं। फोर्टनाइट डेटा उनको देना पड़ता है, यानी कि हर 15 दिनों में उनको कोविशील्ड और कोवैक्सीन का डेटा जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। लेकिन अब कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन मिल चुका है। इसका मतलब यह है कि वो अब डेटा जो है 15 दिन नहीं लेकिन 6 महीनों के बाद अपना डेटा देंगे तो भी चलेगा, यानी कि 6 महीने के अंदर उनको डेटा देना। तो ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के लिए ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मार्केट ऑथराइजेशन नॉर्मल होता है वैसा ऑथराइजेशन नहीं है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, राइट, दिस इज कॉल्ड नेजल कोविड-19 वैक्सीन। तो इसको एडमिनिस्टर करना बहुत ही इजी है। इसमें ना तो कोई इंजेक्शन है, तो बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो ना के बराबर होगा। दूसरी चीज ये भी कहते हैं कि ये जो नेजल कोविड वैक्सीन होती हैं इनका ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा रहता है। बच्चों को अगर ये देना है तो भी इजी रहता है, और पूरी दुनिया को और ज्यादा वैक्सीन के ऑप्शंस चाहिए। तो नेजल वैक्सीन जो है ये अपने आप में एक नया ऑप्शन रहेगा, तो ये एक अच्छी बात है, ये गुड न्यूज है ओवरऑल। और कॉम्बिनेशन में जब दिया जाएगा, लेकिन जैसे कि आपने 2 इंजेक्शंस लिए हैं और एक नेजल शॉट लिया है, तो ये जो ब्लेंडेड प्रोटेक्शन मिलेगा तो उससे जो सीवियर डिजीज है और ट्रांसमिशन के केसेस जो है वो हम ना के बराबर कर पाएंगे। नेजल वैक्सीन जो है उसका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इसका जो प्रोटेक्शन है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, शॉर्ट लास्टिंग होता है। तो कुछ समय के बाद शायद आपको दूसरा एक नेजल शॉट लेना पड़े। डेवलपमेंट नंबर 3 जो ओमिक्रॉन के साथ जुड़ा हुआ है वो ये कहता है कि 50 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन कुड हैव बीन एक्सपोज्ड बाय ओमिक्रॉन। अफ्रीका में, यानी कि साउथ अफ्रीका में जो एक स्टडी हुई थी तो उसने ये बताया है कि ओमिक्रॉन की वजह से लोगों की जो एंटीबॉडीज हैं वो लगभग 14 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। कई लोग ऐसा है जिनको इन्फेक्शन हो गया था, कई लोग ऐसा है जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ था और वैक्सीनेशन मिल गई। तो एनीवे उनकी एंटीबॉडीज जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। और हमारे देश में जिस प्रकार से ओमिक्रॉन स्प्रेड हुआ है तो कहते हैं कि यहाँ पर सैंडविच इम्यूनिटी जनरेट हुई है। इसका मतलब है हाइब्रिड इम्यूनिटी सप्लीमेंटेड बाय अनदर लेयर ऑफ नेचुरल इन्फेक्शन। कोविड वैक्सीन आपने ली थी, ऊपर से आपको इसकी थोड़ी बहुत असर हो गई, तो अब आपकी इम्यूनिटी जो है नेचुरल इन्फेक्शन जो है ये इनकी वजह से और वैक्सीनेशन की वजह से आपकी इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। अब ये जो इम्यूनिटी है ये कुछ समय के बाद कम हो जाती है, भले ही आपने वैक्सीनेशन लिया हो या फिर नेचुरल इन्फेक्शन हो, समय के साथ साथ इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। अब ये SARS-CoV-2 यानी कि कोरोना वायरस जो है इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसके
म्यूटेशंस यानी कि इसके वर्जन्स जो है वो कुछ कुछ समय के बाद अपग्रेड होते रहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में ये ओमिक्रॉन से भी ज्यादा सीवियर एक वर्जन आ सके, ऐसा वर्जन आ जाए जो वैक्सीन जो हमने ली है उसका जो प्रोटेक्शन है उसको बाईपास करके हमें इंपैक्ट कर सके। तो इस चीज को अगर ध्यान में रखें तो हाँ, एक बूस्टर डोज की आवश्यकता है। डेवलपमेंट नंबर 4 को देखें जो फंडिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो सरकार ने इससे पहले कुछ 1500 करोड़ रुपए जो है वो वैक्सीन के लिए रखे थे। अब सरकार ने 5000 करोड़ रुपए जो है वो कोविड वैक्सीन के लिए एलोकेट किए हैं। तो कहते हैं कि इससे कुछ हम 20 से 33 करोड़ जितने डोजेस जो है वो प्रोक्योर कर पाएंगे, जो पर्याप्त हैं, क्योंकि अब उतने ज्यादा लोगों को हमें डोजेस देने की जरूरत नहीं है और इतने डोजेस जो हैं दैट विल बी मोर देन इनफ। बट एनीवे, फ्यूचर में शायद और ज्यादा पैसे हमें देने पड़े। जैसे मैंने आपको बताया कि म्यूटेशन जो है वो आ सकते हैं, तो अगर कोई डेंजरस वर्जन इसका आता है तो फिर हमें फिर से सभी को डोज देना पड़ेगा। तो आई एम श्योर अगर ऐसी कोई चीज होती है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो सरकार जो है वो और ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे जो है वो एलोकेट करेगी। दिस डोजेस आर लाइकली टू बी सफिशिएंट टू वैक्सीनेट द रिमेनिंग एलिजिबल पॉपुलेशन एंड एडमिनिस्टर बूस्टर्स टू एलिजिबल पॉपुलेशन सबग्रुप्स। ये जो 20 से 33 करोड़ डोजेस हैं जिसके लिए हमें लगभग 5000 करोड़ रुपए जो हैं ये मोर देन इनफ है। तो जितने लोग बाकी हैं जिनको पहला डोज सेकंड डोज नहीं मिला है और जिनको बूस्टर डोज देना है, तो उसके लिए 5000 करोड़ रुपए मोर देन इनफ है। तो ये जो 4 डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको हमने समझ लिया है। अब कुछ दूसरी चीजों के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है ये रिलेटिवली यंग पॉपुलेशन। हम कई बार इसके बारे में बात करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारे देश में ऑन एन एवरेज जो पॉपुलेशन है उसकी एज 65% पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी एज जो है वो 35 से कम है। तो यूके जैसे देश को अगर आप देखें तो वहां की पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा एल्डरली पॉपुलेशन है। वहां पर एवरेज पॉपुलेशन की एज जो है वो 45-50 के आसपास है। जापान की देखें तो उससे भी ज्यादा है। तो ऐसे देशों में जहां पर सीनियर सिटीजन या फिर 45 प्लस लोग ज्यादा है, तो वहां पर आपको थर्ड डोज की आवश्यकता ज्यादा रहती है। लेकिन हमारे देश में यंग पॉपुलेशन है तो आपको हर किसी को थर्ड डोज देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा ये आर्टिकल कहता है। इससे पहले के जो हमने आर्टिकल्स देखे थे उसमें बताया गया था कि बूस्टर डोज जो है वो देने पड़ेंगे। और आपको याद होगा कुछ समय पहले हमारी जो डिस्कशन हुई थी उसमें भी ये बताया था कि पहले जो डोसेज हैं वो नेसेसरी डोजेस हैं, उसके बाद 2 और डोजेस कंप्लीट इम्यूनिटी के लिए टोटल 4 इंजेक्शंस, पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट और थर्ड और फोर्थ जो है उनको बूस्टर डोज कहते हैं। तो टोटल 4 इंजेक्शंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट ये कहता है कि सभी को बूस्टर डोज की आवश्यकता नहीं रहेगी। Now, अगर रहेगी नहीं रहेगी, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गो थ्रू लोकल डेटा और लोकल एविडेंस। हम यूके और यूएसए और दूसरे देश जो हैं उन्होंने बूस्टर डोज दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भी देने चाहिए। ये आर्टिकल ये कहता है कि डेनमार्क का एग्जांपल ले लीजिए। डेनमार्क ने यह देखा कि 5 से 12 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने ये लोकल एविडेंस को ध्यान में रखते हुए बच्चों को वैक्सीन जो है वो नहीं दिया है। तो हमें ये चीज हमारे लोकल डेटा को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना पड़ेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स ले रही है, तो गवर्नमेंट को एक ट्रांसपेरेंट तरीके से और प्रॉपर लोगों को समझ में आए उस हिसाब से उन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उस प्रकार से कम्युनिकेट करके लोगों का कॉन्फिडेंस, लोगों का जो विश्वास है उसको जीतने की कोशिश करनी चाहिए। आजकल हमारे देश में ये भी एक चीज चल रही है कि लोगों का जो भरोसा है वो थोड़ा बहुत डगमगा गया है। नो डाउट एक तरफ सरकार जो है वो काफी अच्छी तरीके से वैक्सीनेशन दे रही है, लेकिन जो रात के कर्फ्यूज लगाए जाते हैं, 10 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते, तो इन सारी चीजों से लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठ रहे हैं कि पूरा दिन अगर हम यहाँ से वहां घूमे इकट्ठा होते हैं तो फिर कोविड नहीं होता है और 10 बजे के बाद हमें कोविड हो जाएगा। तो आई एम श्योर आपने भी ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो सुने होंगे। एज फार एज वैक्सीनेशन ड्राइव इज कंसर्न, तो हमारे देश में 95% एलिजिबल एडल्ट जो हैं उनको फर्स्ट शॉट मिल गया है। 75% जितने लोगों को दोनों शॉट्स मिल गए हैं। अब देखते हैं कि लोकल डेटा को एनालाइज करने के बाद सरकार जो है वो थर्ड या फिर बूस्टर डोज के ऊपर क्या स्ट्रेटेजी अपनाती है। इसी के साथ साथ ये राइटर ये भी कहते हैं कि कोविड वैक्सीन के साथ साथ बूस्टर डोज के साथ साथ हमें SARS-CoV-2 के साथ जीना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि 2022 में आपको ये वेव्स जो हैं वो देखने को मिलती रहेगी। तो वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स, हमें इस प्रकार का हमारा जीवन बनाना पड़ेगा कि हम SARS-CoV-2 के साथ जीना सीख लें। दोस्तों, ये जो टॉपिक है केन बेतवा प्रोजेक्ट, एक और टॉपिक है, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं, वरना वो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। अभी हमने कोविड के बारे में बहुत सारी बातें की, तो मिक्सअप ना हो जाए, तो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट। केन बेतवा प्रोजेक्ट पायोनियर का
ये आर्टिकल है। सबसे पहले तो हम इस मैप को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दिस इज उत्तर प्रदेश, राइट। ये उत्तर प्रदेश का ही डिस्ट्रिक्ट है ललितपुर, और जो ग्रे कलर में है दैट इज मध्य प्रदेश, एज यू कैन सी। तो हम इस रीजन की बात करें, हमारे देश के रीजन की बात करें, लेट मी जूम इट अप फॉर यू गाइज। एज यू कैन सी, ये है उत्तर प्रदेश और ये है मध्य प्रदेश, दोनों एक दूसरे के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, एज यू नो। यहाँ पर ये जो ग्रीन पैच है ये है पन्ना टाइगर रिजर्व, और ये यमुना नदी है, ये वाली जो नदी है दिस इज यमुना, और यहाँ से जो नदी निकल रही है दिस इज केन, और यहाँ ये जो नदी है ये है बेतवा। तो केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है, तो ये दोनों नदियों को इंटरलिंक करने का प्रोजेक्ट है, दोनों नदियों को एक साथ जोड़ने का प्रोजेक्ट है, इसको कहते हैं केन बेतवा। तो यहाँ से यहाँ तक इन दोनों को ज्वाइन किया जाएगा, केन बेतवा लिंक। आई होप ये मैप क्लियर हो चुका है आपको। अगर और डाउट है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद कम से कम 5 मिनट जो है वो इस पर स्पेंड कीजिए, आराम से चीजों को देखिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट के कौन कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ पर। अब ये जो केन बेतवा प्रोजेक्ट है, या फिर ये बुंदेलखंड जो रीजन है, एक क्षेत्र है जिसका नाम है बुंदेलखंड। अब ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट्स जब मिलते हैं तब ये बुंदेलखंड क्षेत्र बनता है। बुंदेलखंड जो है ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सूखा बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर पानी को लेकर स्कैरसिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ के लोग जो है वो समर टाइम में पानी को खरीदना पड़ता है। जस्ट इमेजिन कि एक ऐसा देश हमारा, कितनी सारी नदियां हैं, परमानेंट रिवर्स हैं जिनको हम पेरिनियल रिवर कहते हैं। तो ऐसी नदियां होने के बावजूद भी हमारे देश के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी का प्रॉब्लम है, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर पानी का प्रॉब्लम है। बड़े बड़े शहर जैसे कि बेंगलुरु में अगर आपका कोई दोस्त है या फिर रिश्तेदार है तो आप उनको पूछिएगा, बहुत सारे क्षेत्रों में पानी का इश्यू है, और ये चीजें जो है वो बहुत सारी जगहों पर होने लगी हैं। दुखद बात है कि हमारे देश में आज जहां तक मुझे पता है ऐसी कोई भी नदी नहीं है। अगर हमारे देश में 1000 छोटी बड़ी नदियां हैं तो उसमें से अगर 10-15 नदी जो है वो क्लीन पानी दे रही, तो आप यही कह सकते हैं ना कि 95% जितनी नदियां जो हैं वो पॉल्यूटेड हो चुकी हैं। कुछ नदियां ऐसी हैं जिसका पानी बहुत ही खराब है, कुछ नदियां ऐसी है जिसका पानी मीडियम लेवल का है। लेकिन एक समय था जब हमारी नदियां जो हैं वो अब नदियों से डायरेक्ट पानी पी सकते थे। अब वो जमाना जो है वो चला गया और इस सारी चीजों को हमने ही बिगाड़ा है। ग्राउंड वाटर की बात करें तो सबमर्सिबल्स और डिप वेल्स के आने के बाद लोगों ने इतना पानी ग्राउंड वाटर का निकाला है कि आप समझ लीजिए कि चाइना और यूएसए हमसे बड़े देश हैं, ये हमसे ज्यादा इंडस्ट्रियल देश हैं, इंडस्ट्रीज को ज्यादा पानी चाहिए, लेकिन ये दोनों देश जितना ग्राउंड वाटर नहीं निकालते हैं ना, यूएसए और चाइना, उतना ग्राउंड वाटर भारत यूज करता है। तो हमारा जो पानी यूज करने का तरीका जो है ये बिल्कुल ही सस्टेनेबल नहीं है। अब ये जो केन बेतवा प्रोजेक्ट है, ये केन बेतवा प्रोजेक्ट इस बुंदेलखंड क्षेत्र जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि पानी का प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो इस पानी के प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करने का एक प्रोजेक्ट बनाया है सरकार ने। दूसरी चीज जो यहाँ पर हुई बुंदेलखंड एरिया में वो ये है कि यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा छोटे बड़े तालाब थे। अब ये सारे के सारे तालाब जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। ऊपर से पानी का प्रॉब्लम है, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई का प्रॉब्लम, तो यहाँ पर खेती बाड़ी जो है वो काफी इम्पैक्ट होती है, और बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स जो हैं, जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है, क्योंकि एक तो पानी कम है और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं होती है। तो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हुए किसान जो है वो अपने खेतों में पानी नहीं पहुंचा सकते। अब सरकार ने, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो है, यूनियन कैबिनेट ने केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। 44,605 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है और लगभग आने वाले 8 सालों में ये प्रोजेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये पानी पहुंचाएगा, पीने का पानी पहुंचाएगा, खेती बाड़ी का पानी पहुंचाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब एक स्टडी पब्लिश हुई है द करंट साइंस, और टाइटल है इसका द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ए स्टडी ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। ये इस स्टडी का नाम है। स्टडी को पब्लिश किया है द करंट साइंस ने। इस स्टडी का कहना यह है कि पानी का तो प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसकी इम्पैक्ट जो एनवायरमेंट, पर्यावरण और जो वाइल्ड लाइफ है यहाँ पर, इसके ऊपर जो होगी वो जबरदस्त इम्पैक्ट, जबरदस्त नेगेटिव इम्पैक्ट होगी। ये पन्ना टाइगर रिजर्व का 58 स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया जो है वो पानी के अंदर आ जाएगा, ये सबमर्ज हो जाएगा। अब पन्ना टाइगर रिजर्व नाम से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर टाइगर रहते हैं, हमारा नेशनल एनिमल है। और टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार कितनी मेहनत कर रही है, किसान कितनी मेहनत कर रहे हैं, वहां के जो लोकल ट्राइबल्स हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं पूरे देश में। और ऐसा जब प्रोजेक्ट आता है तो 58 स्क्वायर किलोमीटर इज अ वेरी बिग एरिया। दूसरी चीज, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है, इसके ऊपर से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट न्यूज क्या है कि सरकार ने इस प्रोजेक्ट को
यूनियन कैबिनेट ने इसको नॉड यानी कि ग्रीन सिग्नल दिया है। तो आपको पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में यह पूछा जा सकता है कि ये यूनेस्को का ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट कब बना, तो इसका आंसर है 2020 में। फिर आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूनेस्को का जो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है, क्या ये यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है या नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि यस इट इज पार्ट ऑफ इट, राइट। तो इसको 2020 में ऐड किया गया था। फॉर द टाइगर विच इज a protected species that is already fighting extinction, ये टाइगर जो है ये ऑलरेडी फाइट कर रहा है कि टाइगर जो है वो हमारे देश में से खत्म ना हो जाए। एक समय था जब लाखों की तादाद में टाइगर एशिया के बहुत सारे देशों में थे, आज हजारों में हैं। हमारे देश में कुछ 2500 जितने होंगे, 2600 जितने टाइगर्स होंगे। इतने बड़े देश, इतने सारे जंगल और इतने टाइगर्स जो हैं, दैट इज नॉट राइट। और दूसरी चीज ये है कि टाइगर जो है ये एक एपेक्स प्रेडिटर है। एपेक्स प्रेडिटर का मेन रोल जो रहता है वो ये है कि ये दूसरे जो स्पीसीज है जैसे कि चित्तल, सांबर और दूसरे जो हिरन और दूसरे ऐसे स्पीसीज हैं, इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। इनकी डर की वजह से ये भागते रहते हैं, हेल्थी रहते हैं। तो नेचुरल एक इकोसिस्टम है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप टाइगर को हटा देंगे तो होगा ये कि ये सारे जो स्पीसीज हैं, दूसरे हिरन और दूसरे ऐसे स्पीसीज, हर्बीवोरस स्पीसीज, उनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि वो जंगल में नई चीजें जो हैं वो पैदा ही नहीं होगी। नए जो पेड़ पौधे हैं उनको वो आगे बढ़ने ही नहीं देंगे और फिर जंगल जो है वो धीरे धीरे बर्बाद हो जाएंगे। तो टाइगर, लायन, इस प्रकार के जो स्पीसीज है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब 58 स्क्वायर किलोमीटर में अगर पानी आ जाएगा और ये एरिया सबमर्ज हो जाएगा तो टाइगर की जो फूड सिक्योरिटी है वो डायरेक्टली अफेक्ट हो जाएगी। इसी के साथ साथ 2 मिलियन पेड़ यानी कि 20 लाख से भी ज्यादा पेड़ जो हैं या तो ये गिराए जाएंगे या तो ये पानी के अंदर आ जाएंगे, यानी कि इतने सारे पेड़ जो हैं वो एक साथ बर्बाद हो जाएंगे। द प्रोजेक्ट टू इंटरलिंक केन एंड बेतवा रिवर्स श्योरली हैज पीपल्स वेलफेयर। इससे लोगों का तो भला होगा, लोगों को पानी मिलेगा, खेतीबाड़ी को बूस्ट मिलेगा, ये सारी चीजें हैं, लेकिन एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ का जो डैमेज होगा उसका क्या। तो ये आर्टिकल ये कहता है कि जो टीम है जिसने जो प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर्स हैं उनको एक प्रॉपर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करने की आवश्यकता थी और ये जो उनका रिपोर्ट है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का, ये लोगों में पब्लिश करने की आवश्यकता थी ताकि लोग इनको पढ़े, लोग इनको समझे और उसके बाद लोग इनको या तो यस दे या फिर नो दे, या इसको सपोर्ट करे या फिर इसका विरोध करे। लेकिन अगर आप प्रॉपर रिपोर्ट नहीं निकालेंगे कि किन चीजों के आधार पर आपने ये डिसीजन लिया है तो लोकल पॉपुलेशन को तो यही लगेगा कि इसके फायदे ही फायदे हैं। लेकिन एक बार ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया और फिर एनवायरनमेंट में एक बार डैमेज स्टार्ट हो गया, फिर हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। लोकल पॉपुलेशन और बुंदेलखंड के जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं उनको कंसल्ट करने की आवश्यकता थी। अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है, अभी भी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, अभी इसको सिर्फ एक ग्रीन सिग्नल मिला है। तो अभी भी वक्त है हमारे पास, के सरकार के पास और देश के पास कि हम एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करें इसका, क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट है, लास्ट प्रोजेक्ट नहीं है। इसके बाद दूसरे क्षेत्रों में भी इस प्रकार के प्रोजेक्ट जो हैं वो सरकार करने वाली है। अब बात करते हैं द हिंदू के एक आर्टिकल जिसका नाम है ए सेल्फ रिलायंट फार्मा इंडस्ट्री के बारे में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो आत्मनिर्भर प्रोग्राम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की क्षेत्र है। इस क्षेत्र को सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने एक फेज 1 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया था और इसका मेन लक्ष्य यह था कि जो चाइना से, खास करके चाइना से जो हम APIs यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ड्रग इंटरमीडिएट्स और की स्टार्टिंग मटेरियल्स जो इंपोर्ट करते हैं, तो ये इंपोर्ट हम कम करें, हमारे देश में हम प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा करें। लेकिन ये स्कीम जो लॉन्च की है, PLI स्कीम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, इसमें इतना कोई खास हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। हमारे देश में लगभग 3000 से ज्यादा फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं, तो टोटल 239 एप्लीकेशंस आए थे। 2 राउंड्स में ये किए गए, तो टोटल 239 एप्लीकेशंस आए। इसमें से 61 को सिलेक्ट किया गया। अब इन 61 में से 11 ने अपने आप विड्रॉ कर लिया कि हमें ये स्कीम नहीं चाहिए। तो नंबर जो है वो 50 तक के थे। 9 दिसंबर 2021 की बात है। और होने कितने चाहिए, गाइडलाइंस ये कहती है कि हमारे पास 136 ऐसी कंपनीज बेनिफिशियरीज होने चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 50 हैं। और ये 50 जो है इनमें से एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो 5 इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो कोई भी बेनिफिशियरी जो है इन्होंने ये 5 एंटीबॉडीज के ऊपर काम करने के बारे में मीन्स नहीं बताया। दे आर नॉट ready to produce antibodies. Beg your pardon, antibiotics, right? Not antibodies, antibiotics. तो क्यों ये 5 कंपनीज जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। अब एक स्टडी कंडक्ट की गई है इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ISID।
इस स्टडी का कहना यह है कि भारत को स्कीम नहीं, भारत को एक स्ट्रेटेजी की आवश्यकता है, तभी हम हमारा जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको कम कर पाएंगे। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि ये जो एपीआई है ना, एपीआई और डीआईज और केएसएम, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये एक दवाई जो होती है उसमें एपीआई का रोल ये होता है कि एपीआई के बिना जो है वो दवाई आपको असर नहीं करेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। एक वक्त था जब हमारे देश में हम एपीआई को प्रोड्यूस करते थे, फिर 1990s में सरकार ने कुछ एपीआई को लेकर इतना खास ध्यान नहीं दिया और फिर हम एपीआई को इंपोर्ट करने लगे। आज हमारे देश में लगभग 80% से भी ज्यादा एपीआई जो है वो हम चाइना से मंगवाते हैं, बाकी का जो है वो यूएसए और इटली से मंगवाते हैं। तो ये 3 देशों से हम लगभग 95% जितना एपीआई जो है वो इंपोर्ट करते हैं। तो हम टोटली इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। वैसे हम कहते हैं कि वी आर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन हमारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं और फिर हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन होता है और फिर हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं। देयर आर 3 एरियाज वेयर द पीएलआई स्कीम रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन। इस आर्टिकल में यही बात है कि 3 ऐसी चीजें हैं जहां पर इस पीएलआई स्कीम को मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता है। अगर हम ये करते हैं तो शायद हमारे देश में ये जो डिपेंडेंसी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की वो हम कम कर पाए। अब चाइना जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में एपीआई और डीआईज और ये सारी चीजें प्रोड्यूस करता है। क्योंकि एक लंबे समय से चाइना जो है इन सारी चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहां पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इन इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करती हैं। अब हमारे देश में अगर कोई नई फैक्ट्री डालता है या फिर यहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, अगर वो हमारे देश में एपीआई जो प्रोड्यूस किया जाएगा और उसको यूज करेंगे तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा। चाइना का जो एपीआई है वो 35 से 40% चीपर है, उसकी प्राइस 35 से 40% कम है हमारे एपीआई से। तो बट नेचुरल है कि आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो अगर हम हमारे देश में प्रोड्यूस करते हैं तो हमें बड़ी मात्रा में इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी जाकर हम उस प्राइस में दवाइयों को बना पाएंगे। दूसरी चीज जो है वो है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगेन चाइना की कंपनीज जो हैं लंबे समय से, लगभग 20 सालों से वो इस मार्केट के डोमिनेंट प्लेयर रहे हैं। तो उनकी जो कंपनीज हैं उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, वो एक बड़ी मात्रा में चीज़ों को पैदा करती हैं। हमारे देश में प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास उतनी तो खास टेक्नोलॉजी नहीं है इस चीज को लेकर, राइट, उतनी रिसर्च नहीं हुई है, इसकी वजह से टेक्नोलॉजी कम है। एंड वन मोर थिंग, ये जो पीएलआई स्कीम है इसमें टेक्नोलॉजी कंपोनेंट के बारे में कोई भी मेंशन ही नहीं है। तो हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसके ऊपर हमने फोकस नहीं किया है। फिर पीएलआई स्कीम का जो दूसरा प्रॉब्लम है वो आप देखिए, परमिशन टू यूटिलाइज एक्जिस्टिंग बट in operational and underutilized facilities for production would have elicited a better response। हमारे यहाँ पर जो हमने देखा कि जिन कंपनीज को इनवाइट किया गया था, ये सारी कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी एक्टिव कंपनीज है, वो कुछ किसी ना किसी प्रकार का प्रोडक्शन जो है वो कर रही है। अब उन सारी कंपनीज का क्या जो अभी फिलहाल लेट्स से बंद हैं या फिर अभी वो चल रही है लेकिन उतनी खास नहीं चल रही है, लेकिन अगर उन कंपनी को सपोर्ट दिया जाए तो ये प्रोडक्शन में काफी अच्छी हो सकती है। तो ऐसी कंपनीज को तो भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम में इन्वाइट ही नहीं किया है। तो बहुत सारी ऐसी पोटेंशियल कंपनी जो है वो इसकी रडार से बाहर निकल जाती है। दूसरी चीज, हमारे देश की जो ट्रेड पॉलिसी है, हमारे देश की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी है, उसके साथ हमें पीएलआई फार्मास्यूटिकल की जो पीएलआई स्कीम है उसके साथ अलाइन करके, उसके साथ सिंक्रोनाइज करके हमें सपोर्ट देने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करें, जो ट्रेड वाला एस्पेक्ट है, जैसे कि जो कॉस्ट वाला एस्पेक्ट है उसको हमने नहीं देखा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि जो टेक्नोलॉजी का पॉइंट हमने देखा उसके ऊपर ये स्कीम फोकस नहीं है। तो इसकी वजह से हमें उतना सक्सेस जो है वो नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, हमारे देश में ज्यादातर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो एमएसएमई की कैटेगरी में आती है, छोटी छोटी कंपनी यहां से। अब बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उनको बड़े बड़े ब्रांड्स में डील करना है और एपीआई जो है ये ऐसा केमिकल है जिसकी कोई ब्रांडिंग नहीं होती है। तो बड़ी कंपनीज जो है वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो सरकार के लिए बेस्ट यही है कि हम एमएसएमईज को भी इन्वाइट करें और उनको भी सपोर्ट करें, क्योंकि आज की एमएसएमई जो है वो फ्यूचर में 3-4-5 साल के बाद ये एक लार्ज फर्म भी हो सकता। तो यहाँ पर भी एक लूपहोल जो है वो नजर आता है। स्मॉल फर्म्स को हमें ऐड ऑन करने की जरूरत है। स्मॉल के साथ साथ जो कंपनीज जो फिलहाल इन ऑपरेशनल है या फिर अंडर यूटिलाइज्ड है उनको भी ऑन बोर्ड लाने की जरूरत है। जो मैंने 5 प्रोडक्ट के बारे में बात बताई एंटीबायोटिक्स के बारे में, तो अब प्राइवेट कंपनीज इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है। तो भारत के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को इन्वॉल्व करें, कि गवर्नमेंट की कंपनीज जो है वो एपीआईज, केएसएम्स और डीआईज को प्रोड्यूस करें और फिर हमारे देश की प्राइवेट कंपनीज को ये बेचे। अगर सरकार इसमें एक इनिशिएटिव लगी, सरकार अगर चीजों को स्टार्ट करेगी तो उसके बाद फिर इन कंपनीज को डिसइन्वेस्ट भी किया जा सकता है। एक बार आपने एक जो पहिया है उसको मोशन में ला दिया, उसके बाद आप उसको हैंड ओवर कर सकते हैं। तो अगर हम रोड्स जो है वो बना सकते हैं, सरकार जो है
वो प्राइवेट कंपनीज को बुलाकर पीपीपी मॉडल के अंदर रोड बनाती है, तो वैसे ही हम ऐसी कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्रिएट कर सकते हैं जो एपीआईज और केएसएम्स और डीआईज को प्रोड्यूस करेगी। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो भारत सरकार को लेने चाहिए। पीएलआई स्कीम को और ज्यादा अपग्रेड करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं न्यूज की। 7 फरवरी को भारत ने हमारे देश के एक रेवोल्यूशनरी सचिंद्र नाथ सन्याल साहब की 80th डेथ एनिवर्सरी में उनको याद किया। मैं कोशिश करूंगा कि क्यूरियसली फॉरएवर में एक छोटी सी बायोग्राफी जो है वो सचिंद्र नाथ सन्याल साहब की आपके लिए लेकर आऊं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो मोशन ऑफ थैंक्स ऑन प्रेसिडेंट्स एड्रेस की रिप्लाई देने वाले हैं राज्यसभा में आज। 43 करोड़ 34 लाख पान लिंक्ड विथ आधार टिल जनवरी दिस ईयर, सरकार का ये रिपोर्ट आया है। 170 करोड़ से भी ज्यादा कोविड डोजेस हमारे देश ने दे दिए हैं। फिर मालदीव्स से जो ट्रैवलर्स बिजनेस करने के लिए यहाँ पर आएंगे तो वीजा फ्री एंट्री उनको यहाँ पर मिलेगी। उड़ान स्कीम में कुछ 86 लाख पैसेंजर्स जो हैं वो इस स्कीम के तहत एक जगह से दूसरी जगह वाया एरोप्लेन आ पाए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MEA ऑर्गेनाइजर्स आसियान इंडिया हाई लेवल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। आज का आपके लिए जो प्रश्न है वो ये है कि आसियान देशों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताइए। राइट, में इनकी जियोग्राफी आ गई, उनकी इकोनॉमी, कितनी पॉपुलेशन रहती है, ये सारी चीजें आप रिसर्च कीजिए और इसका एक आंसर जो है मेन पॉइंट्स जो हैं, की पॉइंट्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है। आर.के. सिंह लॉन्चेस पावरथॉन 2022 फॉर टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस टू एंश्योर क्वालिटी एंड रिलायबल पावर सप्लाई। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट लॉन्चेस सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम इन उत्तर प्रदेश। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा है कि 21 फरवरी से फुल्ली वैक्सीनेटेड टूरिस्ट जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं। फिर बांग्लादेश और यूरोप के बीच में एक डायरेक्ट शिपिंग सर्विस जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। कनाडा के ओटावा में ट्रकर्स जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कोविड रिस्ट्रिक्शन को लेकर, तो वहां पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी है। यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि वहां के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो ऑस्ट्रेलिया, फिजी और हवाई के दौरे पर निकल चुके हैं। और अफगानिस्तान बॉर्डर पर फायरिंग होने की वजह से 5 पाकिस्तानी सोल्जर्स की मृत्यु हुई। कल जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था उसका आंसर है निम्हांस। और आज का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है आपकी स्क्रीन के ऊपर। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर बोथ चैनल्स। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर दिस लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स। आई विल सी यू सून विद फाइनेंशियल एनालिसिस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।